एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। सो बेसिकली इसमें ये कहना चाहता है कि इसके पास जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही एंशिएंट टाइप का है, पुराने टाइप का है। इसमें जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि ज़्यादा डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता। ऑल्सो लैक सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हो जाएंगे? लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा ईआर हो गया, गोल्जी हो गया, ये सब हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इसमें नहीं पाए जाते। इसका एक बड़ा हम कह सकते हैं रीज़न ये भी है क्योंकि इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, मतलब कि एक सेल में किसी भी तरीके से कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता कि यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ प्रेजेंट होगी और यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ प्रेजेंट होगी। सो इसमें क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन आते हैं? सिंगल सेल माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। माइक्रोप्लाज्मा का ही एक नाम होता है पीपीएलओ, इसी की ये फॉर्म होती है। मूव करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 वॉल्स होती हैं। सबसे बाहर जो प्रेजेंट होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होती है सेल वॉल और उसके अंदर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर हमारे पास एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं सेल एनवेलप। ये 3 वॉल्स को हमने मिलाया और हमने इसका नाम दिया सेल एनवेलप का। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं मीसोसोम। मीसोसोम क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट हो जाएगा और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो मेन क्रोमोसोम होता है। और इसके अलावा जो मिलता है वो मिलता है हमारे पास प्लाज्मिड, जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है। मूवमेंट के लिए हमारे पास फ्लैजिला होता है, एक स्ट्रक्चर पिलाई प्रेजेंट होता है और ये होता है फिम्ब्री। पिलाई छोटे होते हैं, फिम्ब्री थोड़े बड़े साइज में होते हैं और राइबोसोम 70s टाइप का इसमें पाया जाता है। एक एक करके इन सभी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम शुरू करते हैं अपनी आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स से। ग्लाइकोकैलिक्स 2 शब्दों से मिलकर बनी है, ग्लाइको और कैलिक्स। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और कैलिक्स का सिंपली मीन्स होता है कोटिंग, यानी कि बाहर की कवरिंग बना रहा होता है। ये क्या होता है कि हमारे पास कोट कर रहा है पॉलीसेकेराइड्स को, शुगर को या कार्बोहाइड्रेट को। तीनों एक ही चीज़ होते हैं, बस अलग अलग वे में हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। दैट फॉर्म्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर बना रही होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब हमारे पास बात आती है कि ये क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें सरफेस जो अटैचमेंट करवाता है वो इसी का काम होता है। अडहेरेंस बोल सकते हैं, अटैचमेंट बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया। एक तो हमारे पास स्लाइम लेयर और दूसरा आता है कैप्सूल। स्लाइम लेयर थोड़ी स्लाइमी होती है, जैसे आजकल हमारे मार्केट्स में मिलती है ना स्लाइम, वैसी होती है। इसके जो लेयर्स होती हैं इसके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, तो थोड़ा स्लाइमी स्लाइमी सी होती है। कैसी होती है? लूज होती है और म्यूसिलेजनस होती है। दूसरी हमारे पास आती है कैप्सूल, जो बहुत हार्ड होती है और रिजिड होती है, मतलब इसके बीच में जो लेयर्स होती हैं वो बहुत पास पास होती हैं, कुछ इस तरीके से। अब मैम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इनका काम क्या होगा? तो ये क्या हेल्प करती है हमारे पास? डेसिकेशन से ये हेल्प करती है। मैम डेसिकेशन मतलब यानी कि जब हमारी सेल है उसने वाटर का लॉस किया तो उसको सिंपली बोलते हैं डेफिकेशन। लेकिन अगर एक्सट्रीम लॉस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डेसिकेशन, यानी कि एक्सट्रीम ड्राइंग भी कह सकते हैं इसको। यानी कि जब ज़्यादा ही पानी लॉस हो गया तो ड्राई हो जाता है ना, तो एक्सट्रीम ड्राइंग बोलते हैं। तो कैप्सूल किस लिए था? ये प्रिवेंट कर रहा था फैगोसाइटोसिस से। प्रिवेंट मतलब बचा रहा था फैगोसाइटोसिस से, मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है उसने क्या किया? सेल को इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ करने के बाद उसके पास क्योंकि कैप्सूल पसंद प्रेजेंट था इसलिए वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। और इसी वजह से ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज कर देते हैं। तो इस वजह से इसको वायरलेंट फैक्टर भी कह सकते हैं या फिर डिसीज़ कॉजिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं होते ना, तो हमारे को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। सेल वॉल क्या करता है हमारे पास? ये ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे लेयर प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन में जो पेप्टाइड और ग्लाइकन है उसमें पेप्टाइड का मतलब होता है 4 अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस और ग्लाइकन का मतलब होता है शुगर। ग्लाइकोज, ग्लाइकन, ये सब क्या होता है? शुगर होता है। तो शुगर भी हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप की होती है, एक होता है नैग और दूसरी होती है नैम। ये 2 शुगर्स हैं।
ये क्या करता है मैम, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑस्मोटिक लाइसिस। ये क्या कर रहा है, मतलब ऑस्मोटिक लाइसिस, ब्रेक लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ये क्या कर रहा है, बस्टिंग से या ब्रेक डाउन ऑफ सेल से ड्यू टू ऑस्मोसिस। बेसिकली ये जब एक गुब्बारा मान लो, उसके अंदर हमने हवा भरी, हवा भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, एक टाइम आएगा कि गुब्बारा बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। तो उस चीज़ में ये जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, बर्स्टिंग को रोकती है। पानी इसके अंदर आया, पानी आता गया आता गया आता गया, तो वो क्या करता है, इसकी वॉल्स पे भी प्रेशर डालता है। वॉल पे प्रेशर डालेगा तो वो क्या करेगा, फट जाएगी। तो ये उससे उसको बचा रहा होता है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑस्मोटिक लाइसिस से। और यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर भी है हमारे पास, ये 4 सीक्वेंस प्रेजेंट है शुगर के, नैगनैम नैगडैम करके। और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हमने क्या बोला, पेप्टाइडोग्लाइकन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों एक ही चीज़ होती हैं। फिर ये किस चीज़ की बनी होती है, ये बनी होती है मेरे पास लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की। 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करती है, सेलेक्टिविटी बैरियर होती है। मतलब कि हमारे घर में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन नहीं आना चाहिए, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कि किसकी एंट्री करवानी है, किसकी नहीं करानी है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी। देखो यहाँ पे लिखा भी है, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस वॉल। ये कैसी होती है, सेमी परमेएबल होती है। फिर आते हैं हम अपने साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस हो जाता है जो प्रेजेंट होता है हमारी सेल में। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एंजाइम्स होंगे, केमिकल्स होंगे एंड अदर स्ट्रक्चर्स। एंजाइम्स होंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस भी तो हो रही है ना, तो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, केमिकल एंजाइम्स हमारे रिएक्शन के लिए चाहिए होता है। एंड अदर स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे, जैसे हमारे पास उसी साइटोप्लाज्म में राइजोसोम प्रेजेंट था, मीसोसोम प्रेजेंट था, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, ये सब चीज़ें प्रेजेंट थी ना, तो हमने क्या बोला, अदर स्ट्रक्चर्स। बात करते हैं न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड क्या होता है, हमारी एक सेल है, मान लो ये हमारी सेल है, यहाँ पर मेरा डीएनए प्रेजेंट है। अब इस डीएनए में ये जो इतना रीजन है जहाँ पर मेरा डीएनए प्रेजेंट है, वो रीजन कहलाएगा न्यूक्लियोइड। देखो यहाँ पर लिखा है, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। यानी कि साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं हमारा न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमारा मेन क्रोमोसोम। ये कैसा होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। हमारे मेन डीएनए के अलावा कोई भी चीज़ प्रेजेंट होगी जो डीएनए होती है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये कैसा है, सर्कुलर है। DNA other than main chromosome is known as extra chromosomal DNA। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम हमारे पास 70S टाइप का पाया जाता है और इसकी सब यूनिट होती हैं 50 एंड 30। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि 70 की सब यूनिट्स क्या है, 80 की सब यूनिट्स क्या है। तो उसके लिए तुम ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास 70 है, 70 में से माइनस किया 20 तो हमारे पास आएगा 50। फिर मैंने 20 माइनस किया तो मेरे पास आएगा 30। तो 70 की सब यूनिट हो गई 50 और 30। ऐसे तुम इसको सिंपली याद कर सकते हो। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का इसका काम होता है। फिर हम बात करते हैं अपने सेल बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेन्यूल, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये कैसा होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, स्टोरेज के काम आता है। यहाँ पर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा होता है। एक तरीके से ये हमारी सेल का डस्टबिन है। सेल के पास 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4। इसमें से ये काम की नहीं है, ये भी काम की नहीं है, तो ये क्या करेंगी, दोनों जाएंगी और इसके अंदर जाकर अपने आप की हत्या कर लेंगी। ठीक है, वैसे लाइसोसोम भी होता है पर लेकिन यहाँ पे ये इंक्लूजन बॉडी है। ठीक है, वही वाला काम है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन भी यहाँ पर नहीं होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारे पास मीसोसोम। मीसोसोम क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है। यानी कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसमें इस तरीके से कुछ कर्व आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से कर्व आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मीसोसोम। ये जो कर्व वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मीसोसोम।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसमें जो इनफोल्डिंग्स हुई उसको मेसोसोम बोला। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर रहा होता है। या फिर हम कह सकते हैं इट ऑल्सो हेल्प सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न में भी हमारी हेल्प कर रहा होता है। साथ ही ये एक और काम करता है जो होता है सेल वॉल सिंथेसिस भी करवाता है और रेस्पिरेशन भी करा रहा होता है। यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारे पास परफॉर्म हो रही होती है, मतलब ये बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। फिर हमारे मूवमेंट के लिए 3 स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से, वो होते हैं हमारे पास फ्लैजिला, पिलाई एंड फिमरी। फ्लैजिला, पिलाई एंड फिमरी, ये 3 स्ट्रक्चर हैं जो हमारे सेल के इस पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो पिलाई होती हैं वो हर जगह प्रेजेंट होती हैं, फिमरी भी ऑलमोस्ट हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फ्लैजिला होता है वो सिर्फ एक तरफ प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ताकि ये मूव कर पाए। जैसे स्पर्म होता है वैसे ही ये होता है, मतलब और भी जगह पर इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, बट लेकिन यहाँ पर हम सिंपली एक इसका बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कंसीडर करेंगे कि इसके पास ये वाला फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला कैसा है, लॉन्ग है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, लोकोमोशन यानी कि सेल के मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। कीमोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अ केमिकल रिएक्शन। पिलाई क्या करता है, हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। मतलब हमारे पास इस तरीके से ये 2 सेल, ये हमारे 2 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, इनके बीच में इस तरीके से पिलाई होगी और वो दोनों अटैच हो जाएंगी यूँ, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, इधर से उधर पहुंचाने में लिए काम करेंगे। इसको ही हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। फिर हमारे पास आता है फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या करता है, अडहेरेंस या अटैचमेंट ऑफ सरफेस से काम कर रहा होता है। अभी हम फटाफट से क्विक रिविजन देते हैं ताकि हमारा फट से दिमाग में सेट हो जाए। सो मैंने क्या बताया, ग्लाइकोकैलिक्स 2 शब्द से मिलकर बना, ग्लाइकोज और कैलिक्स शुगर, और इसकी ये कैलिक्स क्या था, कोटिंग थी। ये कोटिंग होती है सबसे बाहर की, जो कैसी होती है, पॉलीसैकेराइड्स होता है, शुगर होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये अटैचमेंट करवाने में या एडहेरेंस कराने में हेल्प करता है सरफेस से। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। स्लाइम लेयर थोड़ी लूज म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, जबकि कैप्सूल थोड़ी हार्ड, रिजिड और बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करवाता है डेसिकेशन में, एक्सट्रीम लॉस जब हो रहा है उससे बचा रहा होता है। और ये क्या करता है, हमारे पास फेगोसाइटोसिस से बचाता है। ये एक वायरुलेंट फैक्टर होता है, डिसीज कॉजिंग फैक्टर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल वॉल, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइड का मतलब होता है अमीनो एसिड्स के 4 सीक्वेंस, वहीं ग्लाइकन का मतलब होता है शुगर, जो नैग और नैम होती है। ये प्रिवेंट करता है हमारे पास ऑस्मोटिक लाइसिस से, बर्स्टिंग या ब्रेक डाउन ऑफ सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, या फिर हमारे पास वाटर एंट्री को भी इसको बोल सकते हैं। ये इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट था पेप्टाइडोग्लाइकन का। फिर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ होती है, अलग अलग नाम है। किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। सिलेक्टिविटी बैरियर की तरह काम करती है, कंट्रोल करेगी कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। फिर हमारे पास आया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा था, जेल लाइक सब्सटेंस था, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस था, जो प्रेजेंट था हमारे सेल के अंदर। इसके अंदर क्या क्या होता है, एंजाइम होते हैं, केमिकल्स होते हैं और अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर हमारे पास आया न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या था, एक वो रीजन था जहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल कैसा था, सिंगल था, सर्कुलर था, हमारा डीएनए था। प्लाज्मिड क्या होता है, जो डीएनए के अलावा हमारे सेल में प्रेजेंट है उसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, ये भी हमारा सर्कुलर होता है। राइबोसोम की सब यूनिट हमारे पास 70 थी, क्योंकि ये प्रिमिटिव था तो इसमें कम वाली थी, यानी कि 70 वाली थी। इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा, 50 और 30 में, 20 माइनस करके हमने निकाल लिया था। फिर हमारे पास आया प्रोटीन सिंथेसिस का काम। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्रेन्यूल, सेल इंक्लूजन या सेल बॉडी। इनका सबका एक ही नाम है, बस अलग अलग नाम से वो कार्य है। इसका क्या काम था, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर था, स्टोरेज के लिए काम आ रहा था, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही थी, कोई भी टाइप की केमिकल रिएक्शन नहीं थी यहाँ पर, और ना ही कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा था यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है मेसोसोम, जो कि बहुत ही काम का था हमारे, क्योंकि इसमें क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स थी। यहाँ पर क्या हो रहा था, सेल वॉल सिंथेसिस हो रहा था और रेस्पिरेशन हो रहा था। सरफेस एरिया को बढ़ा रहा था, क्योंकि इसकी इनफोल्डिंग्स की वजह से बहुत अच्छा काम कर रहा था। और इसमें क्या होता है, हेल्प करवाता है डीएनए रेप्लिकेशन में, एंड ऑल्सो हेल्प इन सेल डिविजन। एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी यहाँ पर परफॉर्म हो रही थी। फिर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर आए थे जो लास्ट में प्रेजेंट थे। ये कौन से थे, हमारा फ्लैजिला, पिलाई एंड फिमरी। फ्लैजिला क्या करता था, लॉन्ग था, फिलामेंटस था स्ट्रक्चर, इस कैसा था, लॉन्ग और फिलामेंटस स्ट्रक्चर था, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था।
इसमें कीमोटॉक्सिन्स भी थे जो कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ केमिकल्स। ठीक है। पिलाई हमारे पास क्या था, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रहा था, जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा था। फिमरे क्या था, स्ट्रक्चर ऐसा था जो हमारे सरफेस से हमें अटैच करवा रहा था। सो आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। सो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त भी अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। और साथ ही मैंने आपको मतलब देखा होगा आपने कहीं कहीं पे मैंने कुछ एग्ज़ाम्स को भी यहाँ पर मेंशन किया था कि किस तरीके से कौन से एग्ज़ाम्स हैं। सो अगर आप अपनी बीएससी के साथ कुछ और अलग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी भी कर रहे हैं तो आप यहाँ से उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इसको ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और प्यारे प्यारे नोट्स के लिए। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।